हेलो डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज की क्लास का अपना टॉपिक है वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बहुत सारे बच्चों ने बहुत लंबे समय से कमेंट सेक्शन में डाला हुआ था कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मैम वन शॉर्ट वीडियो डाल दीजिए। तो लीजिए बच्चों, आपके लिए हाजिर है यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस है टर्म 2 का सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइडेड, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरी तरह से कवर किया है। पूरी वीडियो को देखना है आपको, ज़्यादा लंबा नहीं, 20 से 25 मिनट लगेगा आपको और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी आपको। तो चलिए, आप लोगों के डिमांड पर आपकी मैम ने ये लाया है और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोग ढेर सारा लाइक देंगे, एटलीस्ट 100 लाइक आप लोग पहुँचा देंगे एक बार में इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, सबसे पहली बात जान लीजिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे और डी ब्लॉक ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग सीबीएसई का ट्रेंड देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में उसके है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक पे आएंगे। ओके, तो देखिए, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स ग्रुप 3 से 12 के बीच में रहते हैं, यानी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रहते हैं, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो कुछ इस तरह का फिगर होता है आपका पीरियोडिक टेबल का, जिसमें इधर एस होता है, साइड में पी होता है और बीच में जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ओके, तो देखिए, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये होता है n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और ns 0 1 और 2, यानी कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आउटर मोस्ट सेल हो गया और ये पेनल्टीमेट सेल हो गया। तो n-1 का मतलब हुआ आउटर मोस्ट सेल के जस्ट पहले वाला सेल, n-1 का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 ट्रांजिशन सीरीज, इसे मार्क करके रखिए। देखिए 3 ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे बताया जाएगा। आगे आपको दिखाऊंगे कि 3 ट्रांजिशन सीरीज कैसे है, देखते जाइए। सबसे पहला देखिए 3D सीरीज, या उसे कहें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसी पे आपको फोकस करना है। आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है उसने कहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसी के ट्रेंड्स को आपने पढ़ना है, यानी कि उसके एटॉमिक रेडियाई कैसे बढ़ता है, आयनिक रेडियाई कैसे बढ़ता है, वो कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जो भी पढ़ना है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को रिलेट करते हुए पढ़ना है। और आगे मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी इसी एलिमेंट्स को लेते हुए पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो 3D सीरीज में आते क्या क्या एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ मैंने इसे पूरा लिखा है क्योंकि इस पे हम लोगों का फोकस पूरा पूरा बनाना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, जैसे स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, कैल्शियम के जस्ट बाद वाला एलिमेंट है स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। 10 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, यानी कि स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ, जिंक पे लास्ट होता है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला मेंबर स्कैंडियम 21 और लास्ट मेंबर जिंक 30। कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं, तो 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ जो आपने एलिमेंट देखा, आपका कॉपर है, क्रोमियम है और कॉपर है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते वक्त थोड़ा सा चेंजेस आता है, एक्सेप्शन है ये, तो इस चीज़ एक्सेप्शन को बिल्कुल पढ़ा कीजिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्रोमियम 24 है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो जनरली आप यही लिखेंगे। देखिए 1s2, ये जो फिगर देख रहे हैं आप वो प्रिंसिपल का है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s से बच गया तो 2p में जाएगा, 2p से बच गया तो 3s में जाएगा, फिर 3s से बच गया तो 3p में जाएगा, लेकिन 3p से अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो 4s में जाएगा, 3d में नहीं जाता, इसलिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप 3p के बाद 4s आ गया, 4s के बाद फिर क्या आएगा, 3d आएगा। इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया था, n-1 d और 4s। ठीक है, बात आई समझ में। तो n-d ns था। ठीक है, तो इसीलिए होता है कि पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन चल गया, n में चला गया, ns में चला गया, उसके बाद 3 यहाँ पे d में गया, तो इसलिए यहाँ पे n-1 और ns लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1s2 देखिए, 2s2, 2p 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें आप जानते हैं कि p में 6 होगा, s में 2 होगा, उसके बाद देखिए फिर क्या है 3s2, 3p 6। अब क्या हो गया, 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा।
तो क्रोमियम का यहाँ तक तो 20 हो जाता है, कैल्शियम का 4s2 तक जाता है 20, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ पे आपने 3d4 लिखा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप अपने हिसाब से सही लिख रहे हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंगली गलत हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। ये आपका जो रूल है स्टेबिलिटी रूल, उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, इसमें जंप करेगा और इसको बना देगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्टेबिलिटी क्या होता है, जो फुल आपका हाफ फिल ऑर्बिटल स्टेबल होता है देन पार्शियली फिल ऑर्बिटल। यहाँ पे d4 था तो पार्शियल था और ये हाफ फिल्ड हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये सही है, ठीक है। उसी तरह से जब आप कॉपर के लिए करते हैं, 29 है कॉपर का होता, तो आप क्या करेंगे, देखिए जस्ट इसी तरीके से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो आपने लिखा, बचा 9 इलेक्ट्रॉन तो 3d9। अब क्या हो गया, ये पार्शियली फिल्ड हो गया। तो क्या होता है कि देखिए फुल फील्ड होता है तो वो आपका ज़्यादा स्टेबल हाफ फील्ड से, और ये सब के सब ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, पार्शियली फील्ड से, ठीक है। बस इस चीज़ को दिमाग में अपने आप रखें, ये चीज़ होता है। तो उसी के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जंप करेगा तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 4s1 3d10। तो आपको अगर कॉपर का लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना है नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4s1 हो गया यानी कि हाफ फील्ड हो गया, और d10 फुल फील्ड हो गया यानी ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, तो ये हो गया। तो ये दो एक्सेप्शन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, इसलिए एक्सेप्शन को बताना जरूरी था। सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, समझ गए आप कैसे करना है, ये हुआ क्यों ये भी बता दिया। हाफ फील्ड और फुल फील्ड बनने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा सीरीज है, जान लीजिए सीरीज, चूंकि सारा जानना चाहिए आपको, तो जानकारी के लिए यहाँ पे 4D सीरीज यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज वाइटेरियम से स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है कैडमियम पर। तो वाइटेरियम का 39 48 और ये 10 एलिमेंट्स ही होता है। बस इतना जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि आपके सेकंड सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, फिर देखिए थर्ड है 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो इसमें क्या होता है कि लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है, बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप रहता है, फिर HF72 से स्टार्ट होकर Hg80 पर जाता है। तो यही जो आप देख रहे हैं लेंथेनाइट्स के पास 14 एलिमेंट्स का जो गैप आप देख रहे हैं, वही गैप आपका क्या है, लेंथेनाइट सीरीज बनेगा, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स में चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होने लगता है किसमें, F ऑर्बिटल में फिल होने लगता है। तो इसलिए आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर दो बना रहता है, जिसमें एक होता है लेंथेनाइट सीरीज, दूसरा होता है एक्टिनाइट सीरीज, उससे ही इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं फर्स्ट लेंथेनाइट सीरीज है, तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो आगे आपको बताऊंगी जब मैं ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए बारी आती है कि मैंने तो वहाँ पे लिखा था देयर आर 3 सीरीज, तो यहाँ फोर्थ सीरीज भी आ गया 6D सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये सीरीज अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन चूंकि पढ़ना है तो ये बता दिया। इसमें अभी भी जो एलिमेंट्स के जगह हैं वो खाली हैं, अभी भी उसको भरा नहीं गया, इसलिए वहाँ पे मेंशन किया गया 3 ट्रांजिशन सीरीज, और आपको सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पर ही फोकस करना है CBSE टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आपके पास ट्रांजिशन सीरीज कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे क्या क्या हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी जो आप गैप देख रहे हैं 14 एलिमेंट्स का ना, वो भी बनता है क्या, 14 एलिमेंट्स का जो गैप आप देख रहे हैं वो बनाता है एक्टिनाइट सीरीज, जिसको आपको इस सिलेबस से हटा दिया गया है, इस बार नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना था एक्टिनाइट्स, ठीक है। तो अब नहीं पढ़ना है, तो उसे यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिफिनेशन देना, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि जिंक कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में नहीं देखा जाता है, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में नहीं लिया जाता है, क्या क्यों नहीं लिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे रीजन आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ जाइएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव बीन डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स possessing partially filled D subcell in their elementary form और their commonly occurring ions। यानी कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म या किसी भी आयन में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता हो, पार्शियली फिल्ड, बस ये कीवर्ड है, पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होना चाहिए, तभी आपका एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन की कैटेगरी में आता है।
तो जैसे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, n-1 d1 to 9 तक चलेगा, क्योंकि ये आपने देख लिया कि पार्शियली फील्ड सबसेल है, 1 to 9 रहेगा तो पार्शियली फील्ड भी कहलाएगा, और NS 1 और 2, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने वाला ही ट्रांजिशन कहलाएगा। जैसे ही यहाँ 10 हो गया तो वो तो फुल फील्ड हो गया, पार्शियली फील्ड हुआ नहीं, तो इस वजह से ऐसा होता है। देखिए जैसे कि कॉपर 2+, Ag2+, Au3+, तो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका, मान लीजिए 5d8 है, तो 5d8 है तो पार्शियली फील्ड हो गया, कॉपर का भी आपने 2+ किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पार्शियली फील्ड है तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे, लेकिन जैसे ही जिंक को देखेंगे आप, तो जिंक जब एलिमेंट्री फॉर्म में भी है तो भी उसका 3d10 होगा और लास्ट में 4s2 रहेगा, लेकिन जैसे ही जिंक 2+ बनाएगा तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3d10 ही बचेगा, तो इसके दोनों फॉर्म में 3d10 होगा। उसी तरह से कैडमियम का 4d10 होगा, 5d10 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि d10 है, यानी फुल फिल ऑर्बिटल होने के कारण ये ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको जिंक, कैडमियम और मरकरी को नहीं पुकारा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रीज़न आपको यहाँ पे लिख दिया है ऊपर में, वही रीज़न आपको अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको वही लिखना है और इसी तरह से दिखा देना है कि पार्शियली फील्ड सबसेल एब्सेंट है जिसके कारण ये ट्रांजिशन नहीं है। Thus, zinc, cadmium and Hg are d block elements but not included at transition elements. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो लिखना न भूलें, कतई नहीं भूलें, उसको जरूर लिखेंगे पेपर पे, तभी मार्क्स आएंगे। ठीक है, जाइए अब चलते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जनरल ट्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए जनरल ट्रेंड्स में क्या आ जाएगा हमारा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी मेटल्स का कैरेक्टर होता है कि उसमें लस्टर होता है, उसमें हार्डनेस होता है, डेंसिटी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सारा का सारा शो करेगा कौन, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि दे हैव मेटालिक कैरेक्टर, वो मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने का, क्या, तो देखिए सबसे पहली बात कि ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एंड ग्रेटर विल बी द हार्डनेस। ठीक है, कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाएगा जिसके कारण हार्डनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए क्रोमियम 3d5 है, मॉलिब्डेनम का भी 4d5 हो जाएगा, जैसे सीरीज के एक फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज का एलिमेंट्स है। तो देखिए यहाँ पे कहने का सिर्फ मतलब क्या है कि 3d5 हुआ तो ये हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा, ये आर वेरी हार्ड एज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3d5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4, बहुत बारी बताया है आप लोगों को बच्चों। तो 5 हुआ और 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ज़्यादा कोवेलेंट बनाएगा तो स्ट्रक्चर ज़्यादा डेंस हो जाएगा, और डेंस हो जाएगा तो हार्डनेस भी बढ़ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप जिंक को देखें, कैडमियम को देखें, मरकरी को देखें, तो उन सब का कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सॉफ्टर नेचर का होगा। क्या होगा, सॉफ्टर नेचर का होगा। ठीक है ना, तो देखिए ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल का जो नेचर होगा वो चूंकि S और P के बीच वाला एलिमेंट है, S और P के बीच में, तो नेचर भी इसका S और P के बीच वाला ही पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आर सॉफ्टर इन नेचर एज दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बातें समझ रहे हैं आप। जैसे ये मैंने एक जनरल बात बताई आपको कि चलिए मेटालिक कैरेक्टर है कि हार्डनेस होगा, आपका मेटालिक लस्टर होगा, जो भी डेंसिटी हाई होगा, तो उसी में एक्सेप्शंस भी हैं कि हाँ भैया क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन है तो ये सब ज़्यादा हार्ड होगा, यानी जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हार्डनेस उतना ज़्यादा, और उतना ये हो जाएगा आपका मेटालिक कैरेक्टर। और जिंक, कैडमियम, Hg जैसा जो है आपका, इसका सॉफ्टर नेचर होगा। बातें समझनी है, वन शॉट वीडियो का मतलब ये नहीं होता है कि बिना बातों को समझे ही निकल जाइए, बात को समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, जहाँ भी जो एक्सेप्शनल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को मैंने लिखा है आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे है हमारा एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई का क्या है, देखिए इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, बट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर इट इज़ नियरली सेम ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या है कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक
डिक्रीज करता है आपका एटॉमिक रेडियाई, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम दिखता है आपको एटॉमिक रेडियाई। उसका रीज़न क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप पूछेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है मैम? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे मेरा सेपरेट वीडियो है बच्चों, उसको देख लीजिए, तो वो आपके लिए एक तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। और समय भी आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर कुछ ज़्यादा नहीं करना है तो सिर्फ ये जानकारी रखें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट होता है ना, उसमें जब इलेक्ट्रॉन भरता है तो वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियर चार्ज को उस पर पावर लगाने से रोकता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को खींचने से रोकता है, इसे ही कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिंपल भाषा में कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लगता है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसमें भरने लगेगा ना पेनल्टीमेट ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्क्रीन कर देगा और इस इलेक्ट्रॉन को खींचने से रोकेगा न्यूक्लियस को। दैट इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यही होता है क्रोमियम के बाद, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या डी ऑर्बिटल में बढ़ेगी, इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस एटॉमिक रेडियस में नहीं दिखेगा, ठीक है। यही बात थी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सारा वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जो आपके यूज का होगा उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है आयोनिक रेडियाई की। तो देखिए आयोनिक रेडियाई का क्या है? द आयोनिक रेडियाई फॉलो सेम ट्रेंड एज एटॉमिक रेडियाई फॉर सम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो सिमिलर ट्रेंडिंग करेगा। जैसे एटॉमिक रेडियाई में आपने देखा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, चूंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे फोकस करना है अपने को, तो हम लोगों ने उसे ही यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है उसे ये देखें आप कि जब एक ही एलिमेंट अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कौन स्टेबल होगा, कौन थोड़ा कम स्टेबल होगा, वो जान लीजिए, ठीक है। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आप देख ही रहे हैं जो है। तो देखा आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन द आयन। आयन पे जब चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई घटेगा। ये सब क्लियर है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो साइज को रिड्यूस करेगा। साइज रिड्यूस क्यों होगा? जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। कम इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियर फोर्स तो बराबर ही लगेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस का प्रोटॉन तो बाहर जा नहीं रहा है, जा कौन रहा है बाहर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण साइज घट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ होता है कि आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन द आयन। जैसे Fe3+ आपका जो होगा, इसका आयोनिक रेडियाई कम होगा, लेसर होगा देन Fe2+ से, ठीक है। उसी तरह से निकल 3+ का ये आयोनिक रेडियाई छोटा होगा देन Ni2+ से। तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपको कि वाई द आयोनिक रेडियाई ऑफ Fe3+ इज लेसर देन Fe2+, तो लिखना है आपने, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। आपको सिर्फ लिखना क्या होगा? एज वी नो दैट आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन द आयन, देयरफॉर Fe3+ इज स्मॉलर देन Fe2+। बात आई समझ में? तो ये है कहानी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले ही बता दिया आपको पहले ही कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि मेटालिक कैरेक्टर है तो हाईएस्ट होगा, हाई होगा। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज दैट बाइंड देयर एटम्स टुगेदर। मतलब आप ये समझिए ना कि जैसे आपको क्या बताया मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो हार्डनेस बढ़ जाएगा। तो जब जैसे जैसे आपका जो स्ट्रक्चर हार्ड होता जाएगा, डेंसिटी हाई होता जाएगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता जाएगा। तो बाइंडिंग फोर्स जो होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण उसको ब्रेकअप करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होती है। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन्हेंस कर जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अबव 900 डिग्री सी। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है अमूमन सबका 900 डिग्री सी से ऊपर होता है, बहुत हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। एक्सेप्शन देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये देखिए एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि ये आप तो जान ही रहे हैं कि ये भैया मेरे ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका बाइंडिंग फोर्स ही कम होता है, जिसके कारण ये सब क्या होता है, इसका उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। सॉफ्टर नेचर का भी है, शुरू से आप पढ़ रहे हैं कि सॉफ्ट नेचर का है, कोवेलेंट बॉन्ड एब्सेंट रहेगा, जिसकी वजह से आपको ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे कंपैरेटिवली कम
कम होगा। ठीक है, तो देखिए टंगस्टन का यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि टंगस्टन जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस अमंग्स द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर टंगस्टन जो है उसका सबसे हाईएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी खर्च होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो बोलना है वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात क्या होती है, बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आईपी वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिपेंड्स करेगा एटॉमिक साइज पे। यानी एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, यानी आईपी वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी इन्वर्स रिलेशन होता है आपस में। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आईपी छोटा होगा, यानी कम होगा, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर कर पाएंगे। और अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी। तो ये आपने समझ लिया क्या है, यही मूल मंत्र है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, बस इसे याद रखिए। अब तो आप जान ही रहे हो कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा आईपी वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या है, तो ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, N-1 सबसेल जो पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है, उसके कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे देखिए वेनेडियम है, वेनेडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 लिखेंगे। अब ये क्या कर सकता है वेनेडियम, मान लीजिए वेनेडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो यहाँ पे 3d2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3d3 ही रहेगा। 4s से पहले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट सेल तो ये है ना, तो 4s से इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s1 हो गया। उसी तरह से जब आप V+2 कर लेंगे तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, 4s से इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा निकल गया, तो अब आपके पास बचा क्या है, D3 4s0। ठीक है, उसके बाद V+3 भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 3d से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 4s0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया एक एक करके। तो पहले तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 4s इलेक्ट्रॉन से ही दिखा दिया, +1 और +2। उसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, +4 भी करेगा, +5 भी करेगा। क्यों, क्योंकि एक एक करके डी का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, एक एक करके डी का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। उसी तरह से मैग्नीज का जब आप लिखेंगे तो मैग्नीज का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे, देखिए मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखाने वाला कौन है, मैग्नीज है। याद रखिएगा इसे, मैग्नीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7। कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका लिखेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये हो गया इसका हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एक एक करके निकालेंगे हम लोग। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, गलती नहीं करेंगे। 4s ही आउटर मोस्ट सेल है, जो सबसे बड़ा सेल होता है वो आउटर मोस्ट सेल होता है। तो सबसे बड़ा 4 है तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो इसी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद आपके 3d से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे जो रीजन है वो आपने यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना है अपनी कॉपी पे। उसके बाद कीवर्ड यही है बच्चों, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। ओके, नोट करके आप लिख सकते हैं कि द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ गिवन एलिमेंट कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ D0 D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि मतलब कॉन्फ़िगरेशन अगर D0 है तो स्टेबल है, D5 है तो ज़्यादा स्टेबल है, D10 है तो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम +4 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन टाइटेनियम 3+। ये क्वेश्चन एकदम आता है 100%, मैंने भी पढ़ाया है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांजिशन मेटल्स। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि टाइटेनियम 4+ मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3+, तो आंसर इसी से होगा आपका। ठीक है, कि ये हो गया स्टेबिलिटी के लिए। फिर मैग्नीज 2+, मैग्नीज 3+, तो यहाँ आप देखिए D5 है तो मोर स्टेबल हो गया देन D4 से,
इसके बाद Fe3+ में भी D5 है, यहाँ पे D6 है, तो ये स्टेबल, देन ये हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं इसके कलर पे। तो नेक्स्ट देखिए कि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं उसका जो आपका सॉलिड स्टेट में हो या सॉल्यूशन में हो कंपाउंड, वो आपका कलर्ड होता है, कलर शो करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। देखिए तो काउज ऑफ कलर क्या है वो जान लीजिए कि ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी टू डी ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी ट्रांजिशन। यानी कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका डी ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जंप करता है, मतलब लोअर से हायर में जाता है, ठीक है। और फिर आपका जब एनर्जी मतलब लोअर टू हायर, हायर टू लोअर होता रहता है, जिसके कारण रेडिएशन जो इमिट होता है वही कलर आपको शो करता है। और इस प्रोसेस को, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। और आपको ये अगर जानना है कि डी ट्रांजिशन होता क्या है तो इसके पर सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लें एक बारी। डी ट्रांजिशन मतलब सेपरेट वीडियो का मतलब होता है कि डी ट्रांजिशन क्या है आप फटाक से समझ जाएंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि लोअर टू हायर, हायर टू लोअर जो एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होता है, उसे ही डी ट्रांजिशन कहते हैं। और इसी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड शो होता है। क्यों? क्योंकि एक लाइट एब्जॉर्ब करता है और जब दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करता है, वही आपको विजिबल होता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको मैंने कह दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर विजिट कर लेना बच्चों, ठीक है, फिर भूल जाऊंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अब आइए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या हुआ, दो तरह का प्रॉपर्टीज़ हुआ, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो दो तरह का होता है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, एकदम तय है 100%। पैरामैग्नेटिक क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक या उससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या निकालते हैं, फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √N+2 तो यहाँ पे Bm जो है बोर्स मैग्नेटॉन है, ये यूनिट है, ठीक है। तो वेयर N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे देखिए स्कैंडियम 3+ मैंने लिखा, टाइटेनियम 4+ लिखा। अब इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, जैसे पीछे सिखाया था, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, उसके बाद 4+ का लिखिए। 4+ यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 4s2 का इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, D का इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, और उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के आप इसको बता सकते हैं कि कितना उसका मैग्नेटिक पावर है। जबकि डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसके पास बिल्कुल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, जैसे D10 है और 4s0। जिंक +2 का क्या हो जाएगा, 3D10 4s0, तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। यानी मैग्नेटिक बिहेवियर बताने का सबसे यही तरीका है बच्चों केमिस्ट्री के अंदर कि कोई एलिमेंट्स, कोई आयन मैग्नेटिक है या नहीं है, ये बताने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, चेक कीजिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे टाइटेनियम 4+ है, तो 4+ आपने बनाया तो इसका क्या होगा, पहले तो टाइटेनियम का आप लिखेंगे, ठीक है। तो टाइटेनियम 4+ छोड़ दीजिए, टाइटेनियम का पहले बनाइए। टाइटेनियम 22 होता है तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले समझ लीजिए कैसे करना है। 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6। अब आप क्या करें, 3d लिखें, 4s को बाहर करें, इसलिए क्योंकि ये ऑटर मोस्ट सेल, आपको पता भी चलना चाहिए कि ऑटर मोस्ट सेल है। ये हो गया हमारा 4s2 और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया। अब देखिए हमारा क्या है कि टाइटेनियम 4+ बनाइए, टाइटेनियम 4+। तो जब 4+ बनाइएगा आप तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग जाएगा, फिर d से भी तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो बचेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन 3p6 तक ही। समझ रहे हैं आप कैसे होगा? तो इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ ही नहीं क्योंकि 3d 0 हो गया, 4s 0 हो गया, इसलिए ये क्या हो, तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, आपको सिखाने के लिए ऐसे बताया है, इसी तरीके से आप एग्जामिनेशन के अंदर कोई गलती नहीं करना बच्चों। पहले जैसे दिया रहेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा कि हाँ भैया है या नहीं है। और आपको अश्योर कर रही हूँ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स ही आने वाले हैं, इसलिए कोई चिंता ना करें आप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, वो बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बनाता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज
और अ नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। यानी कि ये जो चीज़ देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज, तो इसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है जिसमें आपका लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना डालता है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर पाता है। तो आपको जो मैंने एक बार कहा कि आप सिर्फ इतना जान लें कि n-1 डी सबसेल जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी वजह से ही सारा गुण इसके अंदर आ रहा है, सारा जितने भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, और उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब आप समझ गए। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है, जिसमें ये लिगेंड है, ट्रांजिशन मेटल के अराउंड जो भी बचा हुआ है वो लिगेंड कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? लिगेंड है। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीडियो में। अगर आप लोगों ने मिस किया है, अभी तक नहीं देखा है, आपके बहुत यूज का है बच्चों, उसे देख लीजिए जाके, आपके टर्म 2 का तैयारी हो जाएगा पूरा। अब देखिए अलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं। अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, यानी एक मेटल दूसरे मेटल में मिला के बनाना, 1 2 3 आप मिला सकते हैं, तो उसे अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आपने शुरू में ही देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स का साइज जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से अलॉय फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अलॉय कंटेनिंग मरकरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड अमलगम। ये फेमस है, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन किया है कि एलॉय बने और उसमें एक एलिमेंट्स Hg हो तो उसका कॉमन नेम हो जाता है अमलगम, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaHg लिखा है ना, सोडियम अमलगम इसे कहेंगे, सोडियम अमलगम, ठीक है। तो ये अलॉय फॉर्मेशन का कहानी हो गया कि सेम, बस ये याद रखिए सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये की वर्ड हुआ, सिमिलर साइज होता है इसलिए अलॉय फॉर्मेशन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो जल्दी हो पाता है। ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन बाय आइदर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स और बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कुछ कैटलिस्ट जो यूज होते हैं कॉमनली आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे प्लैटिनम यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। लेकिन यहीं पे देख लीजिए V2O5 भी यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनेगा तो ये कैटलिस्ट यूज होगा। और निकल कैटलिस्ट यूज होता है इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, जैसे ऑलिफिन्स वगैरह पढ़ते हैं, जब आप अल्कीन से अल्केन बनाते हैं ना, अल्कीन से अल्केन, तो उस समय निकल का इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये कौन सा काम करता है? हाइड्रोजिनेशन का काम करता है, हाइड्रोजन ऐड कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए फिर बता दूं यहाँ पे आपको कि ये कीवर्ड क्या है, क्या पढ़ के याद रखना है आपको कि कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है, प्रोवाइडिंग लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन बाय आइदर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड और बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आइए यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो सिलेबस था आपका वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं जाके सिलेबस, ठीक है। अब देखिए बारी आती है इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन में बस एक ही लेंथेनाइड सीरीज पढ़ना है आपको, उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस डिलीटेड है वो नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द एफ सबसेल ऑफ एंटी पिनल्टीमेट एनर्जी लेवल, तो उसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन। एंटी पिनल्टीमेट क्या हुआ? जैसे देखिए, जैसे ऐसे था ना, एन था NS N-1, तो यहाँ तक क्या था? पिनल्टीमेट था, उसके बाद N-2 हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? एंटी पिनल्टीमेट ऑर्बिट। तो एंटी पिनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए उसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन। तो 2 तरह का होता है इनर ट्रांजिशन, एक होता है लेंथेनॉइड्स और एक होता है एक्टेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पहले भी आपको बता दिया है, लेंथेनाइड्स हुआ, उसके बाद CE से LU तक जाता है, 58 से 71 तक। उसके बाद का फिर आपके डी ब्लॉक में था HF72 से था ना। तो ये चीज़ हो गया। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो पढ़ना था आपको, सिर्फ एक चीज़ पढ़ना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो फिर से एक बार बोलूँगी बच्चों, ये एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का।
तो वो आप कर सकते हैं वहाँ से भी। तो देख लीजिए यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों का मैंने लिखा है। तो देख लीजिए कैसे है। XE4F, चूँकि 4F में जा रहा है, 4F 1 to 14, 5D01 और 6H2 एक्टिनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन ये है आपका। तो आपको इस पे फोकस करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है, टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्शन तो उसे आप देख लें, लिंक प्रोवाइडेड है आपको, उसको पढ़ लें एक बारी, आपको समझ में आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स भी है, वो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कहीं कोई परेशानी नहीं रही हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, लेकिन अगर आपको कहीं कोई परेशानी रह जाए बच्चों, तो कमेंट किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो किसी दूसरे क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में, आपके प्रॉब्लम को दूर करूँगी, क्योंकि एक लास्ट वीडियो मेरा आएगा जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ओवरऑल केमिस्ट्री से, वो बताऊंगी CBSE टर्म 2 के लिए। तो पहले ही अपनी क्वेरी आप डाल दें, अपनी परेशानी रख दें, ताकि उस परेशानी को उस वीडियो में मैं दूर कर सकूं। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोग जो कहा गया है आप समझेंगे उस बात को और करेंगे पूरा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विद बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उसे देख सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।